नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य को पढ़ने वाले हैं। इसके यूनिट 4 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिट 1, 2, 3 की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जायसी ग्रंथावली के मानसरोधक खंड को पढ़ने वाले हैं, जिसके 8 अंक हैं। हम सभी की व्याख्या को देखेंगे। हर बार की तरह पहले हम जायसी जी के परिचय को देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं जायसी जी का परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं, विशेषकर पद्मावत, हिंदी साहित्य का एक अमूल्य खजाना है। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस यानी कि अमेठी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। वे मालिक वंश के थे और वे एक सूफी संत थे। जायसी ने अपनी रचनाओं में भक्ति और सूफी मत का सुंदर समन्वय किया है। जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी और उनकी रानी पद्मावती के बीच प्रेम और संघर्ष की कहानी को बड़े ही भावुक तरीके से चित्रित किया गया है। जायसी की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अखरावत, आखिरी कलम, कहरनामा और चित्ररेखा आदि। इनके साहित्यिक योगदान को देखें तो जायसी ने अपनी रचनाओं में भक्ति और सूफी मत का एक अनूठा समन्वय किया है। जायसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम में अवधी भाषा को समृद्ध किया। जायसी ने प्रेम और त्याग के भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति पद्मावत की विशेषता को देखें तो पद्मावत एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित है, लेकिन जायसी ने इसमें कल्पना का भी भरपूर प्रयोग किया है। इस महाकाव्य में प्रेम और त्याग के भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। जायसी ने प्रकृति और स्त्री सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पद्मावत में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। हम मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्यिक महत्व को देखें तो जायसी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और पढ़ी जाती है। जायसी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी। आइए अब हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित मानसरोधक खंड को पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पहले हम इसके अंक 1 की व्याख्या को देखते हैं। पंक्तियों को नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं डायरेक्ट इसकी व्याख्या बताता हूँ, जिससे आप समझकर आप अपनी परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जायसी ने अपने प्रथम अंक में रानी पद्मावती की सुंदरता और उनके द्वारा की गई पवित्र स्नान की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसमें यह बताया गया है कि एक विशेष दिन, जो कि पवित्र तिथि आई, यानी जो हमारी पहली पंक्ति है, एक दिन पुण्यो तिथि आई, यानी कि पूर्णिमा की तिथि आई। रानी पद्मावती ने स्नान के लिए मानसरोवर की यात्रा की। स्नान के दौरान रानी ने अपनी सखियों को बुलाया, जो विभिन्न प्रकार के फूलों और सुगंधों से सजी हुई थी। हर एक सखी के पास कोई विशेष फूल या सुगंध था, जैसे चंपा, कुमुद, गुलाल, मौलसिरी, जूही, सोनजरद, केसर, चमेली आदि फूल, जो प्रकृति की विविधता और सुंदरता को दर्शाते हैं। सभी सखियां मिलकर रानी के साथ स्नान के लिए चली और उनके साथ बांस और गंधर्व भी थे, जो इस दृश्य को और भी दिव्य और आकर्षक बना रहे हैं। इसकी अगर सरल व्याख्या को हम देखें तो इस खंड में रानी पद्मावती के स्नान की विशेषता और उनकी सुंदरता को दर्शाया गया है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य को रानी के व्यक्तित्व और उनकी पवित्रता के साथ जोड़ा गया है। उसी तरह दूसरा अंक यहाँ पे है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें रानी पद्मावती और उनकी सहेलियों के बीच संवाद और उनकी भावनाओं का वर्णन किया गया है। इस अंक में रानी पद्मावती और उनकी सहेलियाँ मानसरोवर के पास खेलते हुए बातें कर रही हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रानी पद्मावती और उनकी सहेलियाँ मानसरोवर के किनारे खेलते हुए पहुंची। वहां रानी पद्मावती ने अपने मन के विचारों को व्यक्त किया और कहा कि उसे अपने मायके यानी कि नैहर के दिन याद आ रहे हैं।
रानी ने सहेलियों से कहा कि यह अवसर जो आज हम यहाँ खेल रहे हैं बहुत कम समय के लिए है। जैसे ही यह दिन खत्म होगा मैं फिर से ससुराल चली जाऊंगी। पद्मावती की यह भावनाएं उनकी स्थिति और उनकी जीवन की परिस्थितियों को दर्शाती है। वह एक ओर अपने मायके के सुखमय दिनों को याद करती हैं तो दूसरी ओर ससुराल की कठिनाइयों और वहाँ की नीतियों का भी सामना करती है। उनकी सहेलियाँ उन्हें समझाती है सास और ननद का व्यवहार कभी कठिन हो सकता है क्योंकि घर के भीतर बहुत सारी परंपराएं और दबाव होते हैं। अंत में रानी ने यह भी कहा है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जो भी परिस्थितियां हों उसे धैर्य और समझदारी से निभाना चाहिए। वह इस स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराग्रह या कष्ट नहीं चाहती, बल्कि जीवन को संतुलन और सुख सुविधा से जीने की बात करती हैं। इस खंड में रानी पद्मावती अपनी सहेलियों से अपने जीवन के बारे में विचार साझा करती है। वह अपने मायके के सुखद दिनों और ससुराल की कठिनाइयों के बारे में सोचती है। यह खंड जीवन के सुख दुख की परिभाषा को समझाता है और यह भी बताता है कि हमें जीवन के सभी पहलुओं को संगठित ढंग से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो तीसरा अंक है इसमें बताया गया है कि रानी पद्मावती और उनकी सहेलियां अपने जीवन की जटिलताओं और भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। यह खंड रानी पद्मावती की आंतरिक संवेदना और उनके जीवन के संघर्ष को प्रकट कर रहा है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इस अंक में रानी पद्मावती और उनकी सहेलियां एक साथ झूले पर आनंद ले रही है। रानी पद्मावती अपने मायके यानी कि नैहर के सुखमय दिनों को याद करती है और कहती है कि मायके में हर चीज़ सुखद भी थी, लेकिन अब वह ससुराल जाएंगी तो वह सुख और स्वतंत्रता वहाँ नहीं मिलेगी। रानी ने यह भी बताया कि ससुराल में जो वातावरण होता है वह हमेशा दबाव और कड़ी स्थितियों से भरा होता है। सास और ननद के साथ रहना हमेशा कठिनाई पूर्ण होता है। वह अपनी सहेलियों से कहती हैं कि वहाँ न तो वह खुद को आराम से जी सकती हैं और न ही ससुराल में किसी प्रकार का स्वच्छंद जीवन जीने की उम्मीद है। तो वह यह महसूस करती हैं कि ससुराल में रहने से वह कभी अपने मायके जैसी खुशी नहीं पा सकती। रानी यह भी कहती हैं कि ससुराल में रहते हुए उन्हें बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें ससुराल में रहने के लिए सास और ननद के कठोर व्यवहार का सामना करना होगा और वह अपने मन में यह डर भी व्यक्त करती हैं कि ससुराल में रहते हुए वह कभी स्वतंत्र और सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगी। इस अंक की सरल व्याख्या को देखें तो इस खंड में रानी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करती है, जिसमें वह अपने मायके और ससुराल के जीवन के बीच के अंतर को समझाती है। वह कहती है कि ससुराल में जाने के बाद उसे पहले जैसा सुख और स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगा। रानी पद्मावती के शब्दों में ससुराल का जीवन एक प्रकार से संघर्षपूर्ण और कठिन है और वह महसूस करती हैं कि ससुराल में उन्हें अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता को त्यागना होगा। इस अंक के माध्यम से यह बताया गया है कि स्त्रियों को अपने पारिवारिक जीवन में अक्सर दबाव और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वह मायके से ससुराल जाती हैं तब। इसके बाद हमारा जो चौथा अंक है इसमें रानी पद्मावती की सुंदरता और उसकी मोहक आभा प्राकृतिक सौंदर्य का रूपक रूप में वर्णन किया गया है। यह खंड रानी पद्मावती के रूप और आकर्षण के प्रभाव को दर्शाता है। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इस अंक में रानी पद्मावती की सुंदरता का अत्यधिक महिमा गान किया गया है। पद्मावती सरोवर के किनारे आई और उन्होंने अपने कोष को खोल दिया, जिसमें उनकी सुंदरता और आकर्षण बढ़ गया। इसमें पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि खोपा छोरी केश मुकुलाई, यानी रानी ने अपने केशों को खुला छोड़ दिया और यह उनकी सुंदरता को और बढ़ा दिया। उनके खुले बालों से वातावरण में एक विशेष आकर्षण और मोह उत्पन्न हुआ। इसके बाद कवि कहते हैं कि रानी के चेहरे पर चंद्रमा की तरह निखार था और उनका शरीर मलयगिरी यानी कि अत्यंत सुंदर था। इस रूपक में रानी की सुंदरता को चंद्रमा और पर्वतों की सुंदरता से तुलना की जा रही है।
इसके बाद रानी का रूप इतना आकर्षक था कि वह सांप की तरह चारों ओर से सबको लपेट लेता है। यहाँ रानी की मोहकता को नागिन के आकर्षक रूप से जोड़ा गया है, जो सबको अपने जादू में बांध लेती है। चौथी पंक्ति में रानी के रूप में एक ऐसा आकर्षण था कि जब वह सरोवर के पास आई तो चारों ओर से घना अंधकार हो गया, जैसे बादल छा गए हों, और सूरज की किरणें भी छिप गई। इसके बाद पांचवी पंक्ति में कवि बताते हैं कि रानी का रूप चांद की रोशनी जैसा था, जो रात को राह दिखाता है। यह उनकी दिव्यता और सौंदर्य को व्यक्त करता है। इसके बाद छठी पंक्ति में कवि बताते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें दिन में अपना प्रभाव छोड़ती है, वैसे ही रानी का रूप सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनका रूप इतना आकर्षक है कि वह दिन की रोशनी से भी अधिक तेज प्रतीत होता है। इसके बाद सातवीं पंक्ति में कवि बताते हैं कि रात के समय चांद की तरह रानी का रूप निखरकर सबको मोहने वाला था। जैसे चांद रात को जगमगाता है, वैसे ही रानी का रूप रात के समय अपने आकर्षण से सबको आकर्षित करता है। इसके बाद आठवीं पंक्ति में कवि बताते हैं कि रानी की आंखें बिजली जैसी तेज है और उनकी आवाज़ कोकिल के गान की तरह मधुर थी। रानी की आंखें खंजन यानी कि प्यारी पक्षी जैसी थी और उनकी आंखों में एक खेल का भाव था। इस प्रकार रानी का रूप और उसकी आंखों की सुंदरता अत्यधिक आकर्षक थी। रानी के स्तनों में नारीत्व और प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति थी, जैसे वे मधुर रस से भरपूर हो। रानी का रूप इतना आकर्षक था कि कोई भी उन्हें देखकर मुग्ध हो जाता था और उनका दिल हलचल में आ जाता था। उनकी सुंदरता से सरोवर भी सम्मोहित था। रानी के कदमों से वातावरण में लहरें उठने लगी थी, जैसे उनके पैरों की ध्वनि से समुद्र की लहरें उठने लगती हैं। इस खंड की सरल व्याख्या को देखें। इसमें रानी पद्मावती के रूप और सौंदर्य का अत्यधिक सूक्ष्म वर्णन किया गया है। उनका रूप इतना आकर्षक और मनमोहक था कि उनके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता था। उनके शरीर और चेहरे के हर पहलू की तुलना प्रकृति की सुंदरता से की गई है, जैसे चांद, बादल, सूरज की किरणें और कचनार से उनकी तुलना की गई है। उनका रूप और आकर्षण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आंतरिक रूप से भी अतुलनीय था। उनकी कदमों की हलचल और उनकी आंखों का गहराई से प्रभाव था। यह खंड रानी के रूप की अपूर्वता को व्यक्त करता है, जो सभी को सम्मोहित और मोहित कर देता है। उसके बाद जो पांचवा हमारा खंड है, इसमें रानी पद्मावती के प्रकृति से जुड़ी गहरी भावनाएं और उनके आकर्षण का चित्रण किया गया है। यहाँ रानी का रूप और उनकी स्थिति को प्राकृतिक प्रतीकों के से जोड़ा गया है और उनका प्रेम व सौंदर्य दोनों के बीच समन्वय को दर्शाया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रानी पद्मावती ने अपने सुंदर रूप के साथ सरोवर के पानी में कदम रखा। इस स्थल पर उसने अपनी साड़ी को संभालते हुए सभी बारीकियों को ध्यान में रखा। रानी के कदमों के साथ पानी की लहरें उठ रही थीं और उसकी सौम्यता व नाजुकता के कारण यह दृश्य बहुत मोहक था। जैसे ही वह पानी में प्रवेश करती हैं, उसकी सुंदरता और आकर्षण सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रानी के बाल खुले हुए थे और उसकी लहराती बालों में फूलों की गंध बसी हुई थी। उसके मुख पर मुस्कान थी, जो पानी की लहरों की तरह सुंदर और मोहक लग रही थी। रानी का रूप वसंत रूप के जैसा था, जिसमें नए रंग और खुशबू फैली हुई थी। उसकी सुंदरता में प्रेम और आकर्षण का रस छिपा हुआ था, जो सबको अपनी ओर खींच रहा था। रानी के रूप में न केवल सुंदरता थी, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति भी थी। उसका रूप गुस्से से उभरा हुआ था, जैसे किसी प्रेमिका का गुस्सा हो, जो फिर भी सबका ध्यान आकर्षित करता था। यहाँ रानी की सुंदरता को चंद्रमा से जोड़ा गया है। जैसे चांद के नहाने के बाद तारे उसकी शीतलता में समाहित हो जाते हैं, वैसे ही रानी का स्वरूप संसार से बाहर और एक विशेष प्रकार की आभा से भरा हुआ था। इसी में आगे कवि कहते हैं कि रानी की सुंदरता उस पानी की तरह है जिसमें चांद की छाया पड़ती है और उसकी आंखें कमलों के फूल जैसी हैं। यहाँ रानी की रूप की तुलना
प्रकृति के सबसे सुंदर तत्वों से की जा रही है। रानी का हृदय बिछड़े हुए प्रेमी की तरह पुकार रहा है। वह कह रही है, कहाँ मिलूं, मेरी तलाश कहाँ समाप्त होगी। इसके बाद इसमें 9वें पंक्ति में रानी के दुख और प्रेम को गहरे भावनात्मक द्वंद्व के रूप में व्यक्त किया गया है। रानी का रूप रात में चांद की तरह है, जबकि दिन में वह जल के माध्यम से अपनी प्रेमिका के साथ एक ही स्थान पर मिलने की इच्छा रखती है। इस अंक की हम सरल व्याख्या बताते हैं। तो इस खंड में रानी पद्मावती के रूप और प्रेम की गहरी चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। वह अपने सुंदर रूप से सबको आकर्षित करती है, जैसे कि चांद अपनी रोशनी बिखेरता है। रानी का रूप वसंत की ऋतु से मेल खाता है और उसमें प्रेम का रस छिपा हुआ है। उनके रूप और भावनाओं की तुलना प्राकृतिक तत्वों जैसे चांद, जल और कमल से की जाती है। रानी की भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे वह अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई है और उसकी वापसी का इंतजार कर रही हो। यह खंड रानी के प्रेम और सौंदर्य के बीच के रिश्तों को व्यक्त करता है, जिसमें वह एक प्रेमिका के रूप में अपने दर्द और सुंदरता को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। इसके बाद छठा अंक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि रानी पद्मावती अपने प्रिय के साथ एक प्रेम खेल खेल रही है। यह खेल पानी के किनारे हो रहा है और हंस की तरह शर्माते हुए बैठने के साथ दृश्य को अलंकृत रूप से सुंदर बनाया गया है। यह हंस की लज्जा और सौंदर्य की प्रतीकात्मकता है। जैसे हंस पानी के किनारे बैठकर लज्जित होते हैं, वैसे ही रानी पद्मावती बैठी हुई है। रानी पद्मावती अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है कि वह चांद की तरह सुंदर है। वह चाहती है कि उनका रूप चांद जैसा उज्जवल और प्यारा हो। यहाँ रानी पद्मावती की रूप की तुलना चांद से की गई है, जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है। इसके बाद तीसरी पंक्ति में खेल की रचनात्मकता और आकर्षण को दिखाया गया है। खेल के दौरान यदि कोई हारता है तो वह भी एक भाग्यवश खेल का हिस्सा बन जाता है और सब कुछ प्रेम में सम्माहित होता है। यह प्रेम के खेल की लाक्षणिकता को दिखाता है। इसी प्रकार चौथी पंक्ति है, इसमें रानी के रूप की अलंकृत व्याख्या की गई है। सावरी और गोरी के माध्यम से रानी की सुंदरता के विभिन्न पहलुओं को बताया गया है। उनका रूप दोनों रंगों में मिश्रित है, जो प्रेम और सुंदरता की संतुलित प्रकृति को व्यक्त करता है। रानी यहाँ कह रही हैं कि प्रेम का खेल एक साथ खेला जाता है और इसमें हार जीत का कोई भी स्थान नहीं है। प्रेम में कोई पराजय नहीं होता और सब कुछ एक साथ है और दोनों के बीच सामंजस्य होता है। अगली पंक्ति प्रेम के खेल की अनित्य प्रकृति को दर्शाती है। जैसे खेल में कभी भी कोई अंत नहीं होता, वैसे ही प्रेम का खेल निरंतर चलता रहता है। आज का खेल खत्म हो सकता है, लेकिन यह हमेशा पुनः शुरू होता है। यहाँ पर रानी यह व्यक्त करती है कि प्रेम का खेल पूरी तरह से आनंद और संतुलन से भरा होता है। इसमें कोई असफलता नहीं होती, बल्कि प्रत्येक कदम पर एक सफल प्रयास होता है। आठवीं पंक्ति में रानी ने यहाँ प्रेम के खेल को एक उच्च स्तर पर रखा है। प्रेम का खेल वैसे ही होता है जैसे कोई बाजी खेलते समय व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार उसे खेलता है। प्रेम का खेल जीवन की तरह है, जिसमें हर भावना, स्थिति और निर्णय महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पद की अंतिम पंक्ति में एक उदाहरण के माध्यम से रानी यह व्यक्त करती हैं कि जैसे तिल और फूल का मिलन एक सुंदर संयोजन होता है, वैसे ही प्रेम और सौंदर्य का मिलन अद्भुत और संपूर्ण होता है। इस प्रकार इसकी सरल व्याख्या देखते हैं। तो इस खंड में रानी पद्मावती और उनके प्रिय के बीच प्रेम का खेल चित्रित किया गया है। यह खेल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनाओं का भी खेल है, जिसमें हार और जीत का कोई अर्थ नहीं है। रानी की सुंदरता, प्रेम की तीव्रता और उनके अंदर की नाजुकता का बखूबी चित्रण किया गया है। यह खंड दर्शाता है कि प्रेम में सामंजस्य, संतुलन और समझ का होना आवश्यक है। प्रेम का खेल अनित्य होता है और हर पहलू में आनंद और संतोष होता है।
जैसे तिल और फूल का मिलन एक सुंदर संतुलित संयोजन है। इसके बाद हमारा जो 7वां खंड है, इसकी व्याख्या देखें। मानसरोवर खंड का 7वां अंक, जिसमें रानी पद्मावती और उसकी सहेलियों के बीच के भावनात्मक खेल को दर्शाया गया है। यहाँ रानी के हारने, दुख और उसके प्रेमपूर्ण आक्रोश को चित्रित किया गया है, जिसमें वह अपनी हार को स्वीकार करते हुए भी एक गहरे आंतरिक संघर्ष से गुजरती है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रानी पद्मावती अपनी हार पर बहुत दुखी हो गई है। उसका मन विचलित है और वे इस खेल को ठीक से समझ नहीं पा रही है। रानी का मन बहुत असमंजस में है, जैसे वह अपनी हार को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रही हो। रानी अपनी हार से अत्यधिक दुखी हो जाती है और वह अपने प्रिय को पुकार रही है। उनकी हालत ऐसी है कि वह बेकरार हो गई है, जैसे किसी वस्तु को पाने के लिए हड़बड़ी हो। यह हार उनकी भावनाओं पर गहरा असर डालती है। रानी अपने प्रिय के पास यह कहते हुए आई है कि वह खेल में हार गई है, लेकिन फिर भी वह अपनी हार को लेकर सबक सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर रानी संघर्ष को स्वीकारते हुए आत्ममंथन करती है। रानी अपने घर लौटने पर अपने हार की वजह से परेशान है और सोच रही है कि इस हार को वह कैसे स्वीकार करेगी। यह उनके अंदर एक आत्मनिरीक्षण और आत्मसंघर्ष को दर्शाता है। रानी की आंखों में आंसू है, जैसे एक सीप की मोती होती है। यह आंसू उनके दिल के भीतर बसी निराशा और दुख को व्यक्त करते हैं। यह संकेत है कि वह अपनी हार और आंतरिक शोक को छिपा नहीं पा रही है। इसके बाद 6ठी पंक्ति में रानी की सखी यह कह रही है कि रानी की तरह परेशान और आहत होना व्यर्थ है। वह कहती हैं कि जैसे कोई बिना पानी के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही यह हार भी एक समय बाद समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर उनकी सखियाँ उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। उसी तरह 7वीं पंक्ति है। 7वीं पंक्ति में यह दर्शाया गया है कि जब कोई हार जाता है तो वह अपनी हार को मानते हुए दुख के आंसू बहाता है। वह अपने खोए हुए खेल को बार बार खोजता है, लेकिन यह केवल दुख को और बढ़ाता है। इसके बाद 8वीं पंक्ति है। इसमें रानी और उनकी सहेलियां सब मिलकर दुख और हार को एक साथ सहन करती है। यहाँ पर यह चित्रित किया गया है कि जीवन में कभी कभी हार के बावजूद साथी एक साथ रहते हैं। इस स्थिति में एक व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार करते हुए दूसरी बार सफलता के लिए प्रयास करता है, लेकिन यह संघर्ष और दुख जीवन का हिस्सा है। इस पद की सरल व्याख्या को देखते हैं। इसमें रानी पद्मावती की हार के बाद की भावनाओं और उनके दिल में उत्पन्न होने वाली उलझन को दर्शाया गया है। रानी ने अपने प्रिय के साथ एक खेल खेला था, लेकिन वह हार गई और इस हार ने उनके दिल को बहुत परेशान कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह इस हार को ठीक से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। हालांकि उनकी सहेलियां उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन रानी का दुख और संघर्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। यह खंड यह दर्शाता है कि जीवन में हर हार के बाद एक पीड़ा होती है, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाता है कि जीवन में कभी कभी हार स्वीकार कर हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। रानी की भावनाएं जीवन के संघर्ष और हार के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है। इसके बाद 8वां यानी कि अंतिम पद है जो हमारा इस पाठ का है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। यह मानसरोवर खंड का 8वां यानी कि 8वां अंक है, जिसमें रानी पद्मावती के रूप और उनके सौंदर्य का एक अत्यंत सुंदर और भावनात्मक वर्णन किया गया है। यहाँ पर उनकी शुद्धता, सौंदर्य और प्रेम की विशिष्टता को प्रकृति और अन्य प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस खंड में रानी के रूप का मानवीय और अलंकृत चित्रण किया गया है, जिससे यह दर्शाया गया है कि उनका रूप न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध और दिव्य है। तो आइए इसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या को देख लेते हैं। रानी पद्मावती के रूप को देखकर यह महसूस होता है
कि कोई दिव्य रूप है, वह जैसे कोई पूजनीय या आदर्श रूप है जो मानव रूप में आकर इस धरती पर आए हैं। उनका रूप ऐसा है कि वह मानो मनुष्य नहीं बल्कि एक देवी या अद्भुत अस्तित्व है। रानी का रूप इतना शुद्ध और निराकार है कि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धता को महसूस करता है। उनके रूप का हर दर्शन एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। रानी के रूप की शुद्धता उनके व्यक्तित्व और उनके सच्चे प्रेम को दर्शाती है। रानी की उपस्थिति एक ठंड बयार की तरह है जो गर्मी के और तपन को शांत कर देती है। यहाँ मलय समीर यानी शीतल हवा के रूप में रानी की सुंदरता और शीतलता का वर्णन किया गया है। वह अपनी उपस्थिति से सभी को शांति और सुख देती है। रानी की उपस्थिति किसी तरह के पुण्य का संकेत है। उनकी उपस्थिति में कोई पाप या अशुद्ध नहीं रह सकते। वह एक दिव्य शक्ति की तरह है जो सभी पापों और दोषों को समाप्त कर देती है। उनकी शुद्धता से किसी के भी पाप समाप्त हो जाते हैं। इसकी अगली पंक्ति में कवि बताते हैं कि रानी की हार यानी कि पराजय केवल एक क्षणिक घटना होती है, क्योंकि उनके रूप और सौंदर्य के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वह अपनी सहेलियों के बीच हंसी और मुस्कान बिखेरती है जैसे चांद की चांदनी रातों में खिलती हुई हो। उनका रूप और मुस्कान सबको आकर्षित करती है। छठी पंक्ति में कवि बताते हैं कि रानी का रूप कुमुद और चांद के जैसा है। जैसे चांद की रेखा देखकर कुमुद खिल जाता है, वैसे ही रानी के रूप को सामने देखकर सब कुछ सुंदर हो जाता है। वह अपने रूप से हर चीज को प्रकाशित करती है जैसे चांद की रोशनी कुमुद के ऊपर पड़ती है। इसके बाद 7वें पंक्ति में कवि बताते हैं कि रानी का रूप पूर्णतः चांद की तरह है और उनके रूप का दर्शन एक अद्भुत रूप के दर्पण में देखा गया है। जैसे चांद का प्रतिबिंब किसी जल में होता है, यह दर्शाता है कि रानी का रूप सचमुच एक परिपूर्ण और शुद्ध रूप है जो सब कुछ निहारने योग्य है। इसके बाद 8वीं पंक्ति है। इसमें कवि बताते हैं, रानी का रूप इतना शुद्ध है कि जब किसी ने उसको देखा तो उसकी आंखों में साफ पानी की तरह नीर यानी शुद्धता की अनुभूति होती है। उनके चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी कि वह हंसी जो सुनने वाले को भी आनंदित कर देती है। उनके दांतों की चमक और उनके रूप की ज्योति बेशकीमती हीरो जैसी थी। रानी का रूप सच्चे प्रेम और सौंदर्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसकी सरल व्याख्या को देखें। इस खंड में रानी पद्मावती के रूप की दिव्यता, शुद्धता, प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। रानी का रूप जैसे कोई दिव्य आकृति है जो सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। उनका रूप चांद की तरह शीतल और सौम्य है और उनका व्यक्तित्व किसी पुण्य के समान है जो सभी पापों और दोषों को दूर कर देता है। रानी की मुस्कान, आंखों और चेहरों की रोशनी उनकी आंतरिक शुद्धता और प्रेम को दर्शाती है। उनका रूप न केवल बाहरी तौर पर आकर्षक है बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध और दिव्य है, जैसे प्रकृति के सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण प्रतीक है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आप समझ गए होंगे। आपको मैं बता दूँ, आपको प्रश्न आएंगे सप्रसंग व्याख्या की, तो उसमें आपको पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको व्याख्या, फिर विशेष लिखने होते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो भाव साम्य लिख सकते हैं कि आप इस रचना को पढ़कर क्या समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या लिखी जाती है। आप पेपर में जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे देखिए और उसके हिसाब से उसमें जो जो प्रश्न आते हैं, जैसे भाषा शैली कैसे लिखी जाती है, सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाती है, इन सभी को परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा उत्तर लिख सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।